कि मैंने आपसे कहा ना कि रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप ही नहीं सोच सकते इंशाल्लाह। और अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आया तो फिर वो बहुत बुरा होगा जो लोग कहेंगे। फिर हम अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होते। सीट आपकी फिक्स है, आगे इरादा है और बढ़ा रहे हैं भाई। अच्छा, क्या करें, 250 यानी खेल और बिगाड़ रहे हैं। खेल बिगाड़ नहीं रहे, हम अपना खेल बना रहे हैं। उसको क्या जरूरत पड़ेगी बहुजन समाज पार्टी बनाने की? तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस से जीत करके जाने वाला मुसलमान मुसलमानों के हक की आवाज़ बनेगा, मुसलमानों की बात करेगा, मुसलमानों का नुमाइंदा, वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा होता है। जी जी जी। देखिए, बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदुओं का वोट लेती है, समाजवादी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेती है। तो समाजवादी और बीजेपी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है ओवैसी साहब ने। अगर ओवैसी साहब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ मैजिक दिखाना है तो इनको हटा दें। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुंदरकी विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। बहुत लंबे वक्त के बाद फाइनली आज ये हाथ लगी गए हैं। तो अब मेरी वही बाउंसर वाली बात चलती रहे हमेशा हर किसी से। तो पहले ही सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि जिस तरह से उथल पुथल हुई उसके बाद आपको याद हो बड़ा ख़तरनाक बयान आया, आपकी ही पार्टी के लोग काफ़ी आहत हुए और आपके ही खिलाफ पोस्ट डाली कि ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है ओवैसी साहब ने। अगर ओवैसी साहब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ मैजिक दिखाना है तो इनको हटा दें। आपकी ही पार्टी के लोग, तो कोई और नहीं था। देखिए, सोशल मीडिया पे लोग क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते मुझे उससे मतलब नहीं है। यकीनन मैं गैर जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सियासतदान की औलाद नहीं हूँ। सियासत को मैं सीख रहा हूँ, अभी तालिब इल्म हूँ। लेकिन इस गैर जिम्मेदार ने उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुकाम रखती है और विरोधी परेशान है। ये एक गैर जिम्मेदार शख्स ने ये काम किया है, जो एक एक महीने अपने घर नहीं जाता, पार्टी के लिए दिन रात दौड़ता है। कभी सुबह 4 बजे सोता हूँ तो कभी पूरी रात गाड़ियों में गुजार देता हूँ। ये गैर जिम्मेदार शख्स ने किया है कि AIMIM के झंडे को पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले में पहुंचाया हूँ। 18,000 रुपये का झंडा खरीद करके लाया था मैं हैदराबाद से, और गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर तक, बलिया से बनारस तक मैंने लोगों को पहुंचाया है उस झंडे को। तब जाकर के आज पार्टी यहाँ तक आई है। यकीनन मेरे लीडर की मकबूलियत है, मेरे लीडर का फेस है, मेरे लीडर की आवाज़ है, जिसकी वजह से और तेज़ी से लोग हमारी तरफ जुड़े हैं। लेकिन उस लीडर की आवाज़ को पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, तो मैंने उस आवाज़ को आवाम तक पहुंचाया और मैंने लोगों को इकट्ठा किया एक परचम के नीचे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पहले जब मैं जनसभाओं में जाता था जनसभा करने के लिए, तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना आपको देखने के लिए, तो इतने लोग मुझे जनसभाओं में नहीं मिलते थे। 8 लोग 5 लोग 10 लोगों को बैठा के समझाता था। मुझे लोग कहते थे आतंकवादी पार्टी का झंडा लगा के चल रहा है। तो ये गैर जिम्मेदार आदमी ने ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर एक चीज़ और लिखी गई बड़ी ख़तरनाक, खैर मैं बोलने से तो नहीं कतराऊंगा, उसमें लिखे गए कि AIMIM अपनी क़यादत मजबूत करे ना करे लेकिन शौकत अली ज़रूर करोड़पति हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। शौकत अली रोड पे भीख मांगते थे। शौकत अली जो है ये उनके पास कुछ नहीं था, तो AIMIM में आने के बाद मुझे बड़ा पैसा मिल गया है, मैं करोड़पति अरबपति बन गया हूँ। यहाँ पर जितने लोग खड़े पूछे किसी ने शौकत अली को 1 रुपया दिया है आज तक क्या? नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश से कभी AIMIM ने अवामी चंदा किया है क्या? उत्तर प्रदेश में AIMIM का कोई अपना मतलब इस तरीके का कोई बजट नहीं है जो हैदराबाद से आता हो या दुबई से आता हो या लंदन से आता हो। AIMIM का जो बजट है ना वो आप जैसे लोगों की पॉकेट में। सोच लीजिए, सरकार बहुत खतरनाक है, एकदम छापे लगवा देती है। बिल्कुल छापे लगवा दे, सबकी पॉकेट में छापे मरवा दे। हमारे ये जो लोग खड़े हैं ना, ये सब AIMIM के खाज़ीने ट्रेजरार हैं सब, और सबकी पॉकेट में जो पैसे लग रखे हुए हैं ना, इसी पैसे से वो AIMIM को चलाते हैं। AIMIM अवामी चंदा नहीं करती, बल्कि अवाम ही AIMIM को चलाती है। अच्छा, एक चीज़ ये है
कि ये चीज़ बहुत पढ़ने में आती है कि बीजेपी कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, AIMIM कहती है मुस्लिम एक हो जाओ, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया? नहीं, देखिए, बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदुओं का वोट लेती है, समाजवादी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेती है। तो समाजवादी और बीजेपी में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। रही बात मुसलमानों की, आपको मालूम है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जिस समाज का अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता है, जिस समाज का अपना झंडा नहीं, अपना डंडा नहीं, अपना सियासी वजूद नहीं, वो समाज कमज़ोर होता है। और जब समाज मजबूत होता है तो हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। हर समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। मुसलमान को अगर हम यूनाइट कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दलितों को यूनाइट किया काशी राम ने, उन पर इल्ज़ाम लगा, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। आज़ाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई जाती थी ताकि ज़मीन पे ना थुके, वरना ज़मीन नापाक हो जाएगी। उनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, जबकि 131 MP SC ST यानी दलित समाज से पार्लियामेंट के अंदर हमेशा रहता है, जो सीटें रिजर्व है, लेकिन तब भी दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। तब जाके काशी राम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। जिस समाज का 131 MP हो, उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी बहुजन समाज पार्टी बनाने की? तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस से जीत करके जाने वाला मुसलमान मुसलमानों के हक की आवाज़ बनेगा, मुसलमानों की बात करेगा, मुसलमानों का नुमाइंदा, वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा होता है। जी जी जी। हाँ, इस टैग को छुटाने के लिए क्या करेगी ऐसे आपकी पार्टी? जो एक टैग है चलता ही है, और बहुत सारे सियासी दानिश्वर जो लोग हैं उनका तो आज भी मानना यही है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका जो है आज भी समाजवादी के साथ है, क्योंकि ओवैसी साहब को मानते ही नहीं है। कल आपने देखा कि टाइम्स नाउ के एक सर्वे में ये कहा गया है कि 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश का MIM की तरफ है, MIM को पसंद करता है। 17% BSP की तरफ है, 51% समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो सर्वे शहरों में हुआ है, गांव में नहीं हुआ है। वो सर्वे मर्दों में हुआ है, औरतों में नहीं हुआ है। और इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है। तो अब आप 19 को डबल कर लीजिए। पसंद में और वोटर में फ़र्क होता है, क्योंकि मैं कई जगह घूमता हूँ तो शौकत साहब सच में ऐसा लगता है कि लोग जो हैं ओवैसी साहब को पसंद तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट देने से बचते हैं। खुद का मानना ये है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ओवैसी की पॉलिसी को पसंद तो बहुत करते हैं ओवैसी साहब की, लेकिन वो कहते हैं यार वोट देने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे लोग भी हैं, आप उनके लिए तो एक्सप्लेनेशन दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर इसी बात को जाटों ने आप लोगों की तरह किया होता ना, तो आज जाटो ताकतवर ना होता। जाटों ने कभी अगर मगर लेकिन इफ बट में नहीं पड़े। उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने डंडे, अपने झंडे, अपने सिंबल को वोट किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कौन जीतेगा कौन हारेगा, उन्हें इससे मतलब नहीं, उन्हें मतलब अपनी पार्टी से। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपनी पार्टी को, अपने सिंबल को वोट करना शुरू कर देगा, उस दिन इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ होना बंद हो जाएंगी, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। अच्छा, वो धक्का मुक्कियों की बात अक्सर चल रही है, वैसे साहब ने भी की है। वैसे मैंने धक्का मुक्की तो आपके स्टेज पे होती ही देखी है, सम्मल में हुई थी। भाई जाहिर सी बात है कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम 50 आदमी की चेयर लगाते हैं। ओवैसी साहब की मोहब्बत में हर कोई स्टेज पे आना चाहता है। भाई स्टेज की भी अपनी एक ताकत होती है ना। आपके कंधे पे अगर 4 आदमी को बैठा दिया जाए तो आप गिर जाओगे। तो स्टेज को सेफ रखने के लिए कुछ लोगों को कहा जाता है भाई आप स्टेज से नीचे उतर जाइए, तो उसमें हो जाता है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्टेज से किसी को भगाया तो नहीं जाता ना, किसी को धक्के तो नहीं मारे जाते ना सपा की तरह। जिस तरीके से समाजवादी के लोग, RLD के लोग मुसलमानों को धक्के मारते हैं, वैसे तो हम धक्के नहीं मारते। हम तो दलित भाई को भी अपने बगल में बैठाते हैं। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब प्रदेश महासचिव हैं, हमारे बगल में बैठते हैं। पैरिसा सदुन ओवैसी साहब के बगल में बैठते हैं। तो हम तो उनको कभी पीछे धक्का नहीं मारते। मुसलमान ही धक्का खा रहा है, दरी बेचारा धक्का खा रहा, कुर्सी बेचारा। अच्छा, ये 100 सीट आपकी फिक्स है, आगे इरादा है और बढ़ा रहे हैं भाई। अच्छा, क्या करें, 200 यानी खेल और बिगाड़ रहे हैं? 200 खेल बिगाड़ नहीं रहे, हम अपना खेल बना रहे हैं। अच्छा, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, हमारे MLA जीत के आएंगे। इस बार MIM उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट लाएगी तो फिर आप लोग मुझे ढूंढिएगा। अच्छा, अब तो इतनी देर बाद ढूंढने के बाद मिले हैं? ना, मैं तो यही हूँ। अच्छा।
असल में होता है क्या है, देखिए मैं बंद कमरे में पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं हमेशा ग्राउंड में रहता हूँ, समझ रहे ना। तो मैं तो घर भी नहीं जा पाता हूँ एक महीना, और शिकायत हमारे घर से भी रहती है, आप फोन भी नहीं करते हो, एक हफ्ते घर पे बात नहीं हो पाती, क्योंकि पार्टी का काम है और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। अगर मैंने पार्टी के काम की जिम्मेदारी ली है तो मैं उसको पूरी तरीके ईमानदारी से निभाता हूँ। संभल से कैंडिडेट कौन होगा आप? वक्त बताएगा, मतलब जो अब हैं वो फिक्स नहीं है? आवेदन है, अभी किसी का जो है ऐलान नहीं। जब ऐलान होगा तो एक साथ ऐलान होगा। ऐसे क्या वजह है पत्ते देर से खोल लेंगे? किस पार्टी का ऐलान हुआ? नहीं, आप नई पार्टी, आपको तो जल्दी करना चाहिए ना। नहीं, नई पार्टी को जल्दी ताकत दिखानी चाहिए ना अपनी। कैंडिडेट या फिर सबसे मेहनत करवाएंगे और एक को ऐसा है ना कि MIM पार्टी को वोट करने वाला पतंग को वोट करेगा, कैंडिडेट को नहीं करेगा। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कैंडिडेट को वोट करते हैं। मैंने, आप घबराइए मत, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप ही नहीं सोच सकते इंशाल्लाह। और अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आया तो फिर वो बहुत बुरा होगा, जो लोग कहेंगे फिर। हम अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होते, हम अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होते। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा तो हम और मेहनत करेंगे, इसका मतलब हमारी मेहनत में कमी 2027 में और अच्छा आएगा। तो कितनी सीटें लगभग जीत रहे हैं आप अंदाज? तो आपकी दानिश्वरी है, दानिश्वरी दिल तो आपका कर रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर ले, लेकिन एक वो होता है ना, नहीं कब्जा नहीं, सियासी सूझबूझ नहीं, हम मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहेंगे। अच्छा, मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों का खात्मा चाहेंगे। हम मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं, हम मुसलमानों के लिए, आवाम के लिए अच्छे अस्पताल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, तालीम याफ्ता हो, सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें, वो भी जज बने, वकील बने, हमारे बच्चे भी TM बने, IAS बने। हम भी चाहते हैं, हम ये नहीं बच्चे चाहते। फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं? ये तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि यादव नौकरी में और ब्राह्मण नौकरी में, मुसलमान नौकरी में नहीं है। तो नौकरी में जाने के लिए तो देखिए शौकत साहब, पढ़ना पड़ेगा। DM बनना है तो UPSC पास करना पड़ेगा, तो दुनिया में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। जी, कहाँ कमी आ रही है ये बताइए, या हम में कमी है, सरकारों में कमी? अरे बात तो सुनिए पूरी, बताइए। आप ये लेके क्यों घूम रहे हैं? सर्वे के लिए, न्यूज़ के लिए, परिवार चलाना है ना, बिल्कुल परिवार चलाना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो जिस घर में खाने को रोटी नहीं है, खाने को दाल नहीं है, तो उसका बच्चा जब 12 साल 15 साल का होता है ना, तो वो भेज देता है कि जाके मुरादाबाद में जाके किसी ब्रास की कंपनी में जाकर के कारखाने में काम कर, 200 रुपया लेके आ, तब जाकर के घर का चूल्हा जलेगा। तो जिस घर में खाने को अनाज नहीं है, तो वो अपना बच्चा जब 12 साल का होता है तो वो भेज देता है काम करने के लिए। आपको याद होगा कि 2012 से 17 के बीच में किसी घर में कोई यादव का बेटा पैदा होता था तो लोग कहते मुबारक को SDM पैदा हुआ, कहते थे मुबारक को लेखपाल पैदा हुआ है। और जब मुसलमान का बच्चा पैदा होता है ना, कहते मुबारक को एक लेबर तुम्हारे कारखाने में बढ़ गया। समझ रहे ना? तो इन पार्टियों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव ने एक वादा किया था, आप उनके मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए, 2012 का, कहा था मुस्लिम इलाकों में कैंप लगा करके मुस्लिम बच्चों की पुलिस में भर्ती करेंगे हम। या अगर आते तो क्या हमारे बच्चे मजबूत नहीं हैं? हमारे बच्चों की हाइट नहीं है? क्या हमारे बच्चों का सीना चौड़ा नहीं है? क्या हमसे ताकतवर भी कोई है? 832 साल हुकूमत करने वाला ताकतवर था, तब तो हुकूमत किया। हाँ, लेकिन आज हमको कमज़ोर किया जा रहा है, हमें एहसास कमतरी का शिकार कर दिया गया है। हमारे इलाके में आप लगाते ट्रेनिंग कैंप, हमारे बच्चे जाते पुलिस में भर्ती होते, कम से कम उनके घर में एक नौकरी तो मिलती, तब उनका भाई तो पढ़ता आगे। तुम किसी को नौकरी नहीं, तुम तो मजबूर कर दिए ना, तुम्हारा काम है साफी मारो, पोछा मारो, पालिश मारो। ये तो मुसलमानों के हिस्से में आया है, यानी माइंड सेट बनाया गया। जाहिर सी बात, 74 साल से मुसलमानों को गुलाम बना दिया उत्तर प्रदेश में। तो अभी तो दबे पिछड़े कहा जाता है, आपकी पार्टी में तो दबे पिछड़े कहती है। मैं तो कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर्रहमान कमीशन, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजारा है। तो जिम्मेदार कौन? 4 बार सपा, 4 बार बसपा, 7 साल कांग्रेस, कौन है जिम्मेदार? यही तो है। चलिए, एक आखिरी सवाल और बस, कि अगर आप सीटें जीत लेते, मान लीजिए 5, 10 या 20, उससे कैसे तैयार होते, कैसे फ़ायदा होगा मुसलमान? जी, बिहार में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, MIM की ताकत है, चीफ सेक्रेटरी मुसलमान बनाया गया है। और कभी बनाया गया था क्या?
74 साल आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं बनाया था चीफ सेक्रेटरी मुसलमान को। ये MIM की ताकत है। हम 10 से 15 जीत करके आ जाएंगे। इस प्रदेश में हुकूमत किसी की भी बने, चाहे बाबा की बने, चाहे बुआ की बने, चाहे बबुआ की बने, हम किसी को मनमानी नहीं कर देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ईंट से ईंट बजा देंगे। जावेद उस्मानी भी चीफ सेक्रेटरी, अखिलेश यादव ने बनाया था जावेद उस्मानी। भाई मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था, चौधरी सराय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जब मैं रिजवान को DGP बना रहा था तो अखिलेश यादव मना कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी मुसलमान को मत बनाइए। हाँ। थैंक यू वेरी मच। और फिर वो कोई एहसान नहीं है मुलायम सिंह का। जी जी 7% यादव को 20% मुसलमानों ने वोट डाल करके हुकूमत बनाई, वरना ये आज भी दूध बेचते मुलायम सिंह उनके बेटे। तो ये थे हमारे साथ शौकत अली साहब। इससे थोड़े तीखे सवाल रहे, बहरहाल इन्होंने बड़ी आसानी से और सवालों का जवाब दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।